देखो रिकॉर्डिंग एंड मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर है। है मैम। ये देखो मैंने इलास्ट्रेशन वन होमवर्क दिया था, लेकिन उसके पहले एक मेथड रह गया है ना, एन्युटी मेथड। वो इलास्ट्रेशन वन में है, तो पहले एन्युटी मेथड करवाते हैं फिर इलास्ट्रेशन वन करें। तो ये देखो एन्युटी मेथड में क्या बोल रखा है। देखो एन्युटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड कर रहे हैं ना, जैसे कि गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, या एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज का जो मेजर ड्रॉबैक वो ये है, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते लास्ट दिन में कौन सा क्वेश्चन हमें मिलता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का। मेरा इस पेज में नहीं है, मैं यहाँ पर यहाँ ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 3 इयर्स मैंने एज्यूम किया था, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि 56,667 का प्रॉफिट अगले 3 साल तक हमें दिखेगा गुडविल के वजह से, ठीक है, गुडविल के वजह से। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, लेकिन क्या तीनों साल पैसे का वैल्यूएशन वही होगा? सेम टाइम थोड़ी है, पैसे का वैल्यूएशन क्या होगा? चेंज होते जाता है, कम होते जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन चलता है ना, तो कम होते जाएगा। तो जो 56,667 का वैल्यू ईयर वन में है, ईयर टू में उसका वैल्यू क्या रहेगा? परचेसिंग पावर कम हो जाएगा ना। जो प्रॉफिट 56,670 मुझे वन ईयर वन में बेनिफिट देगा, नेक्स्ट ईयर सेम प्रॉफिट मुझे वो बेनिफिट कभी नहीं देगा, क्योंकि आज तुम्हारे पास 10 रुपया, उससे तुम जो चीज खरीद सकते हो, 1 साल बाद वो चीज 10 रुपए से नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसका दाम बढ़ेगा, 10 रुपए, 20 पैसा, 50 पैसा, 11 रुपया, कुछ तो होगा, ठीक है, डिपेंड कर रहा है क्या सिचुएशन है उसके ऊपर। लेकिन हमेशा तो ये मेजर ड्रॉबैक यही है कि हम लोग मान रहे 3 साल ही मुझे ये प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये अमाउंट जो है ये मेरा सेम नहीं होता है, ठीक है, ये अमाउंट मेरा सेम नहीं होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं ये 3 साल के हिसाब से ये वाला मेरा गुडविल है, तो मेरा वैल्यूएशन में एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कि हम लोग टाइम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ठीक है, कि मेरा ये तीनों जो प्रॉफिट 3 इयर्स का दिख रहा है उसका टाइम पीरियड तो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आज 10 रुपए रहना और 5 साल बाद 10 रुपए रहना, या 1 साल बाद 10 रुपए रहना, या 2 साल बाद तुम्हारे पास 10 रुपए रहने का मतलब सेम नहीं है। अब 10 रुपए को तुम लोग को ऐसा लग रहा है, अगर कोई बोलेगा मेरे पास अभी 10 लाख है, तो 1 साल बाद उसका वैल्यू कम होगा, 2 साल बाद और कम होगा, 3 साल बाद और कम होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो पैसे का वैल्यूएशन क्या होगा? अगर कोई अगर बोलोगे कि मेरे पास लैंड है, तो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, लेकिन वो वैल्यूएशन लैंड का बढ़ रहा है, लेकिन पैसे के हिसाब से नहीं होता है। पैसे का वैल्यूएशन क्या होता है? हमेशा परचेसिंग पावर पैसे का क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो अभी जितना भी पैसा हो उससे हम लोग जो परचेस कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर उससे कम ही चीजों को हम लोग परचेस कर पाएंगे, इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। तो जिनका मैथ्स होता है, ठीक है, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप सीएमए इंटर में भी होता है, तो वो लोग भी करते हैं, तो तुम लोग का तो मैथ्स होता नहीं है इंटर में। तो तुम लोग का एक चैप्टर होता है फाउंडेशन में, जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिनका मैथ्स है, जैसे सीएस का मैथ्स नहीं होता, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो वहां पर ये एन्युटी हम लोग पढ़ते हैं। सीएमए का भी होता है, ठीक है, सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन में मैथ्स होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और जब तुम लोग इंटर में जाओगे तो एफएम बोल के एक सब्जेक्ट आएगा, जो कि सभी का होता है, सीए, सीएस, सीएमए, तो वहां पर तुम लोग को ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब फाउंडेशन में पढ़ोगे जिनका है, इंटर में पढ़ोगे, इंटर में कंपलसरी सभी को पढ़ना पड़ेगा, इवन बीकॉम में भी होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये एन्युटी मेथड का देखो, यहाँ पर एन्युटी मेथड का कंसेप्ट क्यों आया समझ में आया। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड इज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। तो वही अभी मैंने समझाया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रहा है, ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्न इन 5 इयर्स। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उसके हिसाब से बोल रहा है, एक्चुअली ये एग्जाम्पल पहले आया हुआ है, तो कौन से क्वेश्चन में आया तो उसमें हम नहीं जा रहे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल ही मान के चलो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट कितना आया है, 3,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना माना होगा, 5। तो इसीलिए इसको 5 टाइम्स दिखाया है। तो अगर हम लोग टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर नहीं करेंगे, तो उस केस में हम लोग गुडविल कैसे बताएंगे? बोल देंगे 3,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा,
15,000, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो प्रॉब्लम है, ये देखो प्रॉब्लम क्या है, बोल रहा है कहाँ चला गया, ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्नड इन 5 फ्यूचर ईयर्स। तो हम लोगों को तो आज 3,000 मिलेगा, ठीक है। मतलब सुपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हम लोग किसी का बिजनेस परचेस कर लिए मानो, तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, या हमारा गुडविल है उससे हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। हम लोग बोल रहे हैं ये लगातार 5 साल तक देखते जाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड सुपर प्रॉफिट हमें फ्यूचर 5 ईयर्स में मिलेगा ना, आज ही थोड़ी 15,000 मिल जाएगा। 3,000, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, इसको बोलते हैं फ्यूचर 5 ईयर्स में मिलेगा। स्टिल नो डिवैल्यूएशन वाज डन ऑन द वैल्यू ऑफ द मनी फॉर द टाइम डिफरेंस। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट 3,000 इंटू 5 कर रहे हैं, तो हम लोग पैसे का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स, अगर पैसा अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। इट्स वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका वैल्यू चेंज होते जाएगा, डिपेंड करेगा कि क्या इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, जिसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोले 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है आज जो चीज 1 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर कितने रुपए में मिलेगा। মানে ওটা 100 টাকা ধরলে 1 টাকা ধরলে 15 পয়সা, 100 मानोगे तो 100 का 15 हो जाए, मतलब 115 हो जाएगा। और अगर ऐसे मानोगे 1 रुपए के हिसाब से, तो 1 रुपए में जो आज मिल रहा है वो नेक्स्ट ईयर कितने में मिलेगा, क्योंकि रेट क्या बोल रहा है 15%, ठीक है। तो इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। अगर हम लोग 15% मान के चलते हैं, देखो ये रेट हम लोग को हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट टू बी अर्न इन डिफरेंट फ्यूचर ईयर विल बी एज फॉलोज। मतलब अभी ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है यहाँ पर कि 1 रुपए का वैल्यू 1 साल बाद 1 रुपए 15 पैसा हो जाएगा। समझ में आया तुम लोग को। एक आज ईयर 1, ठीक है, आज जो चीज 1 रुपया है, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 1.15 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 रुपया 1 साल बाद 1.15 हो जाएगा, तो 3,000 1 साल बाद कितना हो जाएगा। नहीं सॉरी, मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू में लाना है। रुको रुको, ये करने से फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। मुझे क्या पता करना है कि आज हम जो पैसा पे कर रहे हैं, क्योंकि हम तो गुडविल अभी निकाल रहे हैं ना, तो हम 5 इयर्स का गुडविल का वैल्यू आज निकाल रहे हैं। मतलब इस चीज को अगर हम अपने हिसाब से ड्रॉ करें तो हम दिखाते हैं। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना है, 3,000, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली आज हम जब गुडविल का वैल्यू कर रहे हैं, तो हम आज गुडविल का वैल्यू कैसे कर रहे हैं, 3,000 इंटू 5 करके 15,000 कर दे रहे हैं। बट मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है, बट मुझे ये इस पे टाइम वैल्यू मनी का भी इम्पैक्ट देना है। तो गुडविल हम कब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अभी, आज, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सभी 3,000 का आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ईयर 1 में गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3,000 का वैल्यू, सेकेंड 3,000 का वैल्यू आज कितना होगा, ये थर्ड 3,000 का वैल्यू आज कितना होगा, ये फोर्थ 3,000 का वैल्यू आज कितना होगा, ये फिफ्थ 3,000 का वैल्यू आज कितना होगा। अगर मेरा रेट कितना चल रहा है 15%, ये हम ईयर 0 में निकाल रहे हैं मान लो, ठीक है। हम ईयर 0 में क्या निकाल रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं, ठीक है, ईयर 0 में निकाल रहे हैं। तो मुझे सबका आज का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करके निकालेंगे, तो 15% का मतलब, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो 1 साल बाद 1.15 होगा उसका आज का वैल्यू कितना है, ठीक है। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू, और ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे क्या निकालना है, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1.5। तो करो 1/1.5 निकालो, कितना होता है, दिख रहा है 0.8696 ऐसे करके आएगा। हम भी अपने कैलकुलेटर में तुम लोग को दिखा देते, 1/1.15 कितना आ गया, 0.8695। 6 है तो उन्होंने 6 लिया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना होता है हमेशा, ठीक है, कम ज्यादा लेने का जरूरत नहीं, हमेशा 4 डिजिट लोगे तो नियरेस्ट आंसर मिलने का चांसेस होता है। ये एक रूल्स होता है, ये सभी पे अप्लाई कर सकते हो तुम लोग, चाहे अकाउंट्स हो,
चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, स्टैट हो, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो 4 डिजिट लेके कर सकते हो। तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये लिख लेते हैं 0.8696। तो इसका मतलब है कि जो जो 1.15 एक साल बाद होगा उसका आज का वैल्यू कितना है, 0.8696। तो इसके हिसाब से मुझे 3000 का वैल्यू निकालना है, तो 3000 का कितना होगा, इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा, 2608.80। ठीक है, 2608.80। समझ में आई ये वाला बात, समझ में आई यूनिटरी मेथड से कि ये एक साल का दिखाया कि एक साल बाद 1 रुपया अगर 1.15 हो जाएगा तो ये 3000 तो मुझे एक साल बाद मिल रहा है। हम लोग Y0 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर मुझे 1 ईयर बाद 3000 का वैल्यूएशन इस रेट पे निकालना है, रेट कौन सा चल रहा है, @ऑफ 15% पे निकालना है, तो फिर 3000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 260। मतलब जो मुझे 3000 लग रहा है वो एक्चुअली कितना है, 2608.80। ये समझ में आ गया। वो अच्छा, वही तो लिखे दिए हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 3000। तो 3000 का वैल्यू निकालना, वो मैंने गलती से वो वाला लिख दिया, ठीक है, ये फैक्टर लिखा था यहाँ पर। मतलब 3000 का वैल्यू निकालना है ना, समझ गए हो ना, वो गलती से लिखा था मैंने। तो 2608.80 हो गया। तो पहले 3000 का वैल्यू कितना है, 2608.80। तो सेकंड वाले 3000 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उस केस में मुझे फ्यूचर वैल्यू को कैसे लेना होता है पता है, ऐसे 1.15 का तब स्क्वायर हो जाएगा। मतलब पहला वाला टू दी पावर 1, फिर दूसरा वाला स्क्वायर, तीसरा वाला क्यूब। तो देखो अलग अलग इतना निकालने का जरूरत नहीं है, कैसे निकालोगे देखो, कैलकुलेटर लो, पहले सबसे पहले कैलकुलेटर लो अपना अपना, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करो, तो पहला फैक्टर्स कितना आया, 8696। फिर इक्वल करो, सिर्फ इक्वल करो, कितना आ जाएगा, सेकेंड वाला फैक्टर आ गया। मतलब इसका मतलब कैलकुलेटर क्या कैलकुलेट करके दिया हम लोग को पता है, कैलकुलेटर ने क्या फंक्शन अप्लाई किया, कैलकुलेटर में हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, 1, फिर क्या लिखा, तो हम लोग का कितना है 0.8696। फिर हम लोगों ने डिवाइड कितना कर दिया, मतलब हम लोगों ने इक्वल कर दिया। इक्वल का मतलब यही फंक्शन फिर से रिपीट हो गया, तो डिवाइडेड बाय एक्चुअली क्या हो गया, 1.15। डिवाइडेड बाय ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1.15, तो कितना आ गया 0.7561। फिर इक्वल करो, देखो नेक्स्ट वाला दिखेगा 6575। फिर इक्वल करो, फिर नेक्स्ट वाला दिखेगा 5718 दिख रहा है, यहाँ लिखा, फिर इक्वल कर दो। ठीक है, 5 बार चाहिए, 5 बार हो गया। अच्छा, अब इस चीज को अगर टोटल करोगे तो इसका नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ये एक एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। ठीक है, फैक्टर है ना, मल्टीप्लाई जो होता है उसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर हम लोग अगर निकालना चाहे तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं, 15% रेट पे 5 साल का निकाल रहे हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 15% रेट पे 5 साल का। तो अलग अलग जो आया, अगर तुम लोग इसको मेमोरी प्लस कर लेते इन द मीन टाइम, ठीक है, जैसे कि ऐसे करके मेमोरी प्लस करना था, 1 डिवाइडेड बाई 1.5 जो भी आया मेमोरी प्लस, फिर इक्वल मेमोरी प्लस, इक्वल मेमोरी प्लस, ऐसे करके अगर मेमोरी रिकॉल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.3522 करके देखो। मतलब देखो कैलकुलेटर के मेमोरी में पहले से कुछ नहीं होना चाहिए, मेमोरी को पूरा क्लियर कर दो, एमआरसी जो बटन है उसको 2 बार प्रेस करो, तो अगर मेमोरी में कुछ रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। मोबाइल में वैसा लेकिन नहीं होने वाला, मोबाइल में शायद देखो करके होता है कि मोबाइल में भी अलग अलग कैलकुलेटर ये होता है, क्या बोले इसे, कॉमर्शियल कैलकुलेटर ओपन करके देखो होता है, आ रहा है मेमोरी रिकॉल करके। मतलब ये आया, फिर क्या करना है, एम प्लस, कैलकुलेटर में एम प्लस होगा, फिर इक्वल किया, दूसरा वाला फैक्टर आया एम प्लस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, লাস্টেরটা কত 4 पॉइंट। हाँ, तो फिर ये मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल आ गया 3.9239। और मेरा थोड़ा गलत आ गया, शायद मैंने ना 2 बार, लास्ट वाला मैंने एक बार फिर से मुझे डाउट लग रहा था मेमोरी प्लस कर दिया। तुम लोग का आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैलकुलेट आ रहा है, तो ये आ जाएगा। ये कुछ नहीं, शॉर्टकट है कि इसका यूज कर सकते हो। तो इसका वैल्यू तुम लोग का कितना आ गया, 3.3
22, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 रुपीज का 5 साल का आज का वैल्यू नहीं हो गया, मतलब ऐसे 1 रुपीज करके 5 साल का वैल्यू कितना होता है, 5 रुपीज। 1 रुपीज करके अगर कोई मुझे 5 साल का वैल्यू बोल रहा है तो एक 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 करके तुम लोग कितना 5, लेकिन एक्चुअली अगर इस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डालोगे तो उसका आज का वैल्यू कितना हो रहा है, 2। कोई अगर मुझे बोलेगा मुझे 1 रुपया करके अगले 5 साल तक देगा, तो अगर हम आज बोलेंगे ठीक है मुझे ना 5 रुपया मिलेगा, गलत बात है, मुझे आज के वैल्यू के हिसाब से करना है, तो फिर कितना हो जाएगा 3.3522। तो ये टोटल हो गया। अगर 1 रुपए का 5 साल बाद का वैल्यू, 5 साल अगर 5 साल कंटिन्यूअसली 1 रुपया मुझे मिल रहा है, उसका आज का वैल्यू अगर 3.3522 है, मतलब फ्यूचर वैल्यू कितना है 3.3522। किसका फ्यूचर वैल्यू, हाँ मतलब 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू इस तरीके से 5 साल में इतना आ रहा है, तो 3000 का कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे, 3000 इंटू ये वाला वैल्यू। अगर 1 रुपए का इतना है तो 3000 का कितना हो जाएगा, 3.3522 इंटू 3000 कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, 10.60, 10,056.60, ठीक है। ये एक ही बार में कर दिया हम लोगों ने। और अगर इंडिविजुअली करोगे तो कैसे करना है, हर एक फैक्टर इंटू 3000, फर्स्ट फैक्टर इंटू 3000, सेकेंड फैक्टर इंटू 3000, थर्ड फैक्टर इंटू 3000, जो कि यहाँ पर किया हुआ है, हम दिखा देते हैं, यहाँ सारा लिखा हुआ है, ये देखो 3000 इंटू ये वाला फैक्टर, ठीक है। फिर 3000 इंटू ये वाला फैक्टर, ये इंडिविजुअली हो गया। फिर 3000 इंटू ये वाला फैक्टर, 3000 इंटू ये वाला फैक्टर, फिर 3000 इंटू ये वाला फैक्टर, फिर ये सबको ऐड कर देने पे आ जाएगा 10,500, 10,056.60। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो ये फैक्टर का टोटल इंटू 3000 कर देंगे तो भी हमें ये वाला डेटा मिल जाएगा। पहले ये बात क्लियर। एक एक साल का निकाल के दिखा है, तो ये देखो 3000 से निकाल के दिखा है ऐसे, फिर दूसरा फैक्टर इनटू ये वाला। तो ये जो है ये है 3000, फर्स्ट 3000 का आज का वैल्यू, ये सेकेंड 3000 का आज का वैल्यू, ये थर्ड वाला 3000 का आज का वैल्यू, ये फोर्थ वाले 3000 का आज का वैल्यू, ये फिफ्थ वाले 3000 का आज का वैल्यू। तो फिर टोटल वैल्यू सभी सभी का वैल्यू क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। सभी 3000 का क्या निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3000 आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर का यूज करके। अब देखो तुम लोग कौन सा फॉलो करोगे, ऑब्वियसली ये करना चाहिए तुम लोग को, ये टोटल निकाल लोगे इंटू उतना कर दोगे, क्योंकि ये करने में तो टाइम लगेगा, ये जस्ट समझाने के लिए बोला हुआ। बोलो इतना तक क्लियर है बात, समझ में आया, ठीक है। तो फिर एन्युटी मेथड से गुडविल कैसे निकलता है, एन्युटी मेथड से गुडविल ऐसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, जो भी क्वेश्चन में फैक्टर हम लोग का निकल के आएगा। इंडिविजुअली करने के लिए इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, कितना बार करोगे, 5 बार है कि 5 बार कैलकुलेशन करोगे, इससे तो जल्दी होगा कि जो रेट रहेगा उसका 5 ईयर्स 6 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी बोलेगा उसका निकाल लो, फिर उसके बाद करना है। मतलब ये निकाल के करना ज्यादा टाइम टेकिंग है कि वो वाला ज्यादा टाइम टेकिंग है, हाँ ये तो नॉर्मल बात है। ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को एन्युटी मेथड से करने के लिए बोला है, तो करके दिखाओ। बोल रहा है कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है, देखो मैंने लास्ट क्लास लिखवाया था शायद, एडजस्टेड प्रॉफिट जब लिखवाया था उसमें स्लैश दे के लिखवाया था क्या, देखो तो मेंटेनेबल प्रॉफिट बोला तो था, मुझे जितना याद आ रहा है लिखो, हाँ लिखिए अच्छे। तो मुझे याद ना थोड़ा ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम। तुम लोग को नहीं मिलेगा लेकिन लिखा हुआ है, नहीं लिखे हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी मुझे आंसर आ गया ऑनलाइन से, नसरीन ने बोला मैं लिखिए मेंटेनेबल।
ठीक है, तो एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ही क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स वाला ही तो प्रॉफिट लेना चाहिए, तो ये लिख दिया तो कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो कुछ है, टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट ही तो रियल प्रॉफिट होगा, इंक्लूडिंग टैक्स वाला थोड़ी रियल प्रॉफिट होता है। टैक्स तो खर्चा है, वो दोगे उसके बाद जो बचेगा वही तो हम लोग कैपिटल में एड ऑन कर सकते हैं। तो एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट 65,000, कैपिटल इंप्लॉयड 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो हम लोग को बोला है एन्युटी मेथड करना है, लेकिन उसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही तो एन्युटी का फैक्टर लगाओगे, तो सुपर प्रॉफिट निकालो, वो तो लास्ट क्लास सिखाया था, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बाकी लोग जो कमाते हैं इन्होंने कितना कमाया, হ্যাঁ মনে হচ্ছে। এখন আনসারটা দেখছি না, পুরোটা করো তারপর দেখছি। हाँ देखो, ये लिखना हो गया है, अगर किसी का बाकी है तो देखो ये दिखा है, फिर हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यहाँ से कुछ लिखना है किसी को। ठीक है, तब देखो क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम बोल रहे करने के। अच्छा, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ 1 फॉर 5 इयर्स गिवन है, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा तुम लोग को, कितना दिया हुआ है। हाँ मतलब जो टोटल करके निकलता है वो दे दिया है, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है ना, तो इसमें ये सब उतना देगा नहीं, नॉर्मली कैलकुलेट करके दे देगा, नहीं देगा तो मैंने सिखा दिया कैसे कैलकुलेट करना है। अगर इसको कैलकुलेट करते तो कैसे करके करते, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल, फिर मेमोरी प्लस, फिर इक्वल मेमोरी प्लस, ऐसे करके कितना बार करना है। तो देखो आ रहा है कि नहीं, जो लिखा है इन्होंने 3.604776, अपना चेक। 61,280। हाँ ये चेक करके देखना चाहो तो देख सकते हो, ये आ रहा है कि नहीं, अगर चेक करना है तो। ये पहले सुपर प्रॉफिट तो निकालो, तुम लोग चेक भी करो, सुपर प्रॉफिट भी निकालो। 17,000 सुपर प्रॉफिट 17,000 আসছে তো। हाँ 17,000, अब क्या करोगे, उसके साथ ये फैक्टर तो दे ही दिया है, बस मल्टीप्लाई कर लो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 65,000 माइनस 4 लाख इंटू 12% करने से जितना आएगा 48,000 आएगा। तो जो ये लोग 65,000 कमाते हैं, बाकी लोग इस पैसे से कितना कमा सकते हैं, ओनली 48,000। तो डिफरेंस जो है वही इनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो कि माइनस करने से आ जाएगा 17,000। ठीक है, अब उसका एन्युटी वैल्यू निकालोगे तो 17,000 इंटू 3.604776 करने से जो आंसर दिया हुआ है वो आ जाएगा। अच्छा, अगर एन्युटी नहीं होता और हम लोग को गुडविल निकालने बोलता तो फिर क्या करते, मतलब हम ये बोल रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकाल के दिखाओ इस क्वेश्चन। ওই পার্সেন্টেজটা ভাগ করে দিলে হয়ে যেত না সুপার প্রফিট। मतलब इसी क्वेश्चन को 1,41,000 না 14,166। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 1 লাখই আছে, এটা কেমন 14 দিয়ে কমা দিয়ে 1,667 লিখেছে, আমি এটা 14,000 করে ফেলেছি, সেটা ঠিক আছে, 1,41,667। देखो अगर अभी भी तुम लोग सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या बोले हम बोलो, सुपर प्रॉफिट देखो, सुपर प्रॉफिट हो जाता है, अरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो जिस फर्म का है, और नॉर्मल रिटर्न, सब तो समझाया लास्ट क्लास, प्रैक्टिस तो करो। एनुअल प्रॉफिट कितना है, 65,000। ठीक है, नॉर्मल रिटर्न कितना है, 4 लाख इंटू कितना है परसेंटेज, 12%। तो ये लोग 65 कमाते, बाकी लोग इसमें 48 कमा सकते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा कमाते हैं वही तो सुपर प्रॉफिट है। अब इसका मैंने बोला दो तरीके से गुडविल निकाल के दिखाओ, एक तो मैंने बोला जो लास्ट क्लास तुम लोग को सिखाया हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड से बताओ, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना होता है गुडविल। ठीक है,
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब है इस प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू बताओ। तो 12 रुपए प्रॉफिट होता है अगर 100 रुपए कैपिटल लगाते हैं, तो 17,000 प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? अरे 12 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपए कैपिटल लगाना पड़ता है, तो 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा कैपिटल लगाओगे कि कम? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जस्ट हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, जिसका नहीं हो रहा है किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहे, ये चीज तुम लोग नहीं करते बचपन में? ये तो मैंने बहुत मार खा करके किया है, मेरे से नहीं होता था पहले, मतलब बचपन का बात कर। মানে আমাদের বাংলাতে, আমি তো বাংলাতে পড়েছি তো, এটাকে বলে ঐকিক নিয়ম। আমি ভুলভালই করে দিতাম কিছুতেই, যখন ছোট মানে অনেক ছোটবেলার কথা বলছি, যে মানে 3-4 এর কথা বা 2-3তেই তো এগুলো শেখানো হয় যে যদি দুটো চকলেটের দাম 5 টাকা হয় তাহলে তিনটে চকলেটের দাম কত হবে। তো তো ওগুলো তোমরা কিভাবে বের করতে? এই ওই ঐকিক নিয়ম করেই তো করেছি আমরা। তো ফের এইটা ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়েদেরকে দেখেছি এটা করতে পারে না কেন? এটা তো ছোটবেলাকার জিনিস, ये तो होना चाहिए। देखो तो अब देखो 17,000 का क्या हो जाएगा? ज्यादा, मतलब हम लोग को तो देखो ऐसे सिखाया गया था, अब ये बचपन का चीज ना दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। ये कभी इंसान भूलता नहीं, जिस टेक्निक से करवाए उसी में कर पाओगे। अगर हम तुम लोग कभी नया सिखाएंगे ना, दिमाग में नहीं जाता है। बचपन का चीज हमेशा दिमाग में रहेगा, जितना एज होगा अभी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। देखोगे कॉलेज के दोस्तों का नाम भूल गया, लेकिन 1 2 3 में जिनके साथ बैठ के पढ़ा है ना, उनका नाम कभी नहीं भूलता। ये नॉर्मल बात होता है, ये एक साइंटिफिक बात है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं जिस मेथड से किए उसी से करो, मेरा वाला करने का जरूरत नहीं। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि कैसे किए तुम। तो हम लोग तो ऐसे करते हैं, 12 का अगर 100 है तो एक तो कम है, कम होने से क्या होता है? डिवाइड। और अगर एक के बाद 17,000 आ रहा है, ज्यादा ज्यादा होने से क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। हम लोग तो ऐसे करके सीखे हैं। तो 100/12 तो कितना आ जाएगा? ये हो गया। और अभी जो मेथड तुम लोग को सिखाया एन्युटी मेथड से, तो उसमें क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, जो कि तुम लोग को निकालना भी नहीं है, क्वेश्चन दे रखा है 3.604776। कितना आ रहा है? 281। बस इतना सही तो करने बोल रहे थे। बोलो यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो अब तो मेथड हम लोग उतना डिटेल्स में करेंगे नहीं, अब क्वेश्चन आएगा आंसर करेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास से अभी तक देखो हम मेथड पे ही ध्यान दे रहे, सारा चीज डिटेल्स में फिर से बोल दिया कि कैसे करके क्या होगा, जिसमें एन्युटी मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर भी तुम लोग का जिनका मैथ्स है उनको तो वैसे भी करना पड़ेगा। अच्छा तो अब हम लोग इलास्ट्रेशन 1 करेंगे। देखो ये वाला लास्ट क्लास करना है, तो ये वाला दिया था मैंने तुम लोग को होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, मतलब रेशियो क्या है? 1:1। दे एग्री टू टेक Hick as 1/4 partner. For this, it was decided to find out the value of goodwill, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मेसर्स ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग 2019 to 22, मतलब दो पार्टनर था और तीसरा पार्टनर को एडमिशन लेना है 1/4 के लिए। पहला जो पार्टनरशिप है वो 1:1 है। इनका प्रॉफिट 19 से लेकर 22 तक बताया गया है, 120, 125, 130, 150 ऑन 31 दिसंबर 22, मतलब लास्ट वाला ईयर, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ये जो मतलब पार्टनरशिप है ली एंड लॉसन, कितना बोला है? 5 लाख। तो रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। अच्छा इनका कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रिटर्न बता दिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स। मेथड्स का नाम हमें कुछ नहीं दे दिया है, लेकिन हम लोग को सारे मेथड से करने के लिए बोला है। तो मेथड क्या क्या सीखा है हम लोगों ने? एवरेज, एवरेज में दो, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट सिर्फ जो सुपर प्रॉफिट है उसमें गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कर, ठीक है। अच्छा अब बोलो यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग लगाएंगे तो कौन सा लगाना चाहिए, सिंपल की वेटेड? वेटेड लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट में क्या है? ट्रेंड है। प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है लगातार, तो हम लोग को
सिंपल एवरेज की जगह कौन सा लगाना पड़ता है? वेटेड एवरेज। तो इस क्वेश्चन में सिंपल एवरेज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज क्या, वेट क्या लगाओगे? 1 2 3 4, क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो निकालो पहला वाला आंसर क्या होगा। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ बोला नहीं है, हम बता देते हैं यहाँ पर क्या एज्यूम किया, हम लोग भी वही कर लेंगे, 3 एज्यूम किया है, ठीक है, ताकि आंसर मैच करने में आसानी हो। एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो तुम लोग भी 3 5 जो चाहे ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन में तो जरूरी नहीं। 19 से लेके 22 तक है, 4 साल। हाँ, 120 125। পার্সেন্টেজ এটাতে তো লাগবে না, তুমি অন্যটা করছো নাকি? 20%। 130 150। इसमें नेक्स्ट क्या लगाएंगे? वेट। क्या क्या वेट लगाओगे? सीक्वेंस में लगा देना होता है। हाँ, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा लगा देना है। फिर क्या निकालेंगे? वेट इंटू प्रॉफिट, ठीक है। जिनका स्टैटिस्टिक्स है आज ही कर रहे थे, वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ये और वो एक ही बात है। तो 120 इंटू 1 कितना हो गया? 120। 125 इंटू 2 कितना होगा? 250। 130 इंटू 3 390। 150 इंटू 4 6 लाख। अब ये सबका करना पड़ेगा टोटल, कितना आ जाएगा? 12,10,000। अब निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट 12,10,000। तो ये कितने सारे डेटा का एवरेज है, उतने से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर टोटल कितना डेटा है? 10। कैसे, अगर नहीं समझ में आया, लास्ट क्लास में बताया था। 1,20,000 एक बार है তাই না, তো আমাকে অনিতা যেটা বললে আমি লিখে দিয়েছি, দেখি হতে পারে। হ্যাঁ, 13,60,000 আছে। এই ক্যালকুলেশন গুলো ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়ালি? इंडिविजुअली ठीक है, 1,20,000 2,50,000। ठीक है, तो ये देखो 1,20,000 एक बार है, 1,25,000 दो बार है, इसीलिए दो। 1,30,000 तीन बार है, 1,50,000 चार बार है। तो टोटल कितना वैल्यू हो गया? 10। डिवाइडेड बाय 10 करने से कितना आ जाएगा? 1 लाख। ওটা চেঞ্জ করতে হবে, 13,60,000। 13,60,000 तो कितना हो जाएगा? 1,36,000। ये तो एवरेज प्रॉफिट है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा गुडविल। इसमें फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो 1,36,000 इंटू 3 ये एज्यूम किया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो कितना आ जाएगा? 4,08,000। लास्ट क्लास नहीं होता, अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। नंबर ऑफ ईयर परचेज अभी भी बताया। अभी भी बताया, अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आंसर मैच करने के लिए एक बार देख लेते हैं इन्होंने कितना एज्यूम किया है। 3 एज्यूम किया है, तो तुम लोग भी 3 लिखते हैं। 3 5 ঠিক আছে। অনেক বেশি করতে হবে না, তার রিজনও বললাম। অনেক বেশি করলে গ্যারেন্টি এরকম হয় না, না যে আমার গুডউইল নিয়ে নিলাম বলে আমি ওটার বসে বসে বেনিফিট পাবো, এরকম কিন্তু হয়। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो गुडविल तो खत्म होगा ना एक ना एक दिन, वो थोड़ी ना रहेगा। मतलब पार्टनर का एडमिशन ले रहे हो तो उससे क्या 100 साल का गुडविल का पैसा लोगे? ऐसा थोड़ी होगा, वो क्यों दे? क्योंकि वो तो बोलेगा कुछ दिन बाद तो मेरा मेहनत भी जुड़ेगा ना, तो उतना ही आप लोग मेरे से गुडविल का पैसा लो, जो मेहनत मैंने नहीं किया है, जितना गुडविल उसके हिसाब से आप लोगों ने जनरेट किया। क्योंकि जब सी
मान लो ए भी था तो सी जब उनके साथ जुड़ेगा तो सी भी तो उसके बाद से गुडविल जनरेट करने में काम करेगा, तो सी क्यों पूरे मतलब लाइफ टाइम के लिए गुडविल का पैसा दे, नहीं देगा ना, उतने का ही देगा जितना ए बी ने जनरेट किया है, जिसमें सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसी के लिए देगा। क्वेश्चन का सुपर प्रॉफिट 1,08,000, 3 धोरे से तो 1,08,000। अच्छा ये वाला हम लोग का कौन सा वाला मेथड से निकाला, एवरेज प्रॉफिट का वेटेड एवरेज, इसके बाद कौन सा मेथड करोगे, करो सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में भी उसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लगा लेना, 3 लगा लेना, इन्होंने भी 3 लगा रखा है, 3 लगा लेना, ठीक है। निकालो सुपर प्रॉफिट। कैपिटल 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। अच्छा सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना होता है उसमें, सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो एक बार निकाले, उसी को ले लेंगे, ठीक है। 1,36,000 माइनस 5 लाख इंटू 20%। अच्छा तो कितना हो जाएगा, 1,08,000। 1,08,000 है, ठीक। गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि एज्यूम करना है अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे आंसर मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। कितना हो जाएगा, बोलो, ये वाला निकले सबका। इसके बाद कौन सा मेथड करोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज में कौन सा एवरेज लोगे, वेटेड एवरेज ही लोगे, जब मुझे वेटेड एवरेज से ही काम करना है तो सारे में वेटेड एवरेज ही लेना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 1,36,000। इसका कैपिटल वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई कितना परसेंट कर दोगे, 20%, या फिर जो मैंने अभी तुम लोग को सिखाया 100/20। तो कितना हो जाएगा देखो, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 1,08,000 इंटू 100/20, बोलो कितना कितना आ रहा है। इसमें तो गुडविल ही आ जाएगा, लेकिन इसमें गुडविल निकालना पड़ेगा, इसके बाद और एक स्टेप करना पड़ेगा। সেম তো আসবে, এই 1,08,000 ভাই এটা কত হচ্ছে, এইটা তাই তো। और ये 1,36,000 का कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना आ रहा है, 6,00,000, 6,80,000, এইটা 5,40,000। তো 36,000 হবে না ম্যাম সুপার প্রফিটটা। আচ্ছা ও আচ্ছা, গুডউইলটা নিয়ে নিয়েছে ভুল করে। হ্যাঁ सुपर प्रॉफिट इंटू उसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू, तो ये हो गया 5 इंटू 36, 1,08,000, 80, 1,80,000 होगा। और ये हो जाएगा 6,80,000 माइनस कितना हो जाएगा, 1,80,000। दोनों में सेम आंसर आता है, लास्ट क्लास ही समझाया था, क्योंकि इसमें टोटल प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पर पहले प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल लेते हैं फिर। तो क्या क्या आंसर आया हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं, मैंने चेक नहीं किया है पूरा, एक बार सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आना चाहिए हम लोग का 4,08,000, चेक करते हैं।
हाँ 4,08,000। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से 1,08,000। हाँ 1,08,000। फिर एन्युटी भी किया है इन्होंने, अच्छा एन्युटी भी हम लोग कर लेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड से 1,80,000, जो कि उन्होंने एक ही मेथड से किया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज, बट मैंने सुपर प्रॉफिट का भी निकाला है। अच्छा अब एन्युटी मेथड से भी निकालो। तो एन्युटी मेथड से कैसे निकालोगे, तो एन्युटी के लिए क्या रेट यूज करोगे, जो 20% है उसी को यूज करना है, ठीक है। लेकिन कितने साल के लिए करोगे वो तो एक क्वेश्चन है ना। 3 साल के लिए कर लो, यहाँ 3 साल के लिए किया है, तो फिर कैसे निकालोगे। सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 20% का 3 इयर्स का, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया है 36,000, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर निकालो, सिखाया ना तुम लोग को। 20% का 3 इयर्स का करना है, तो पहले कितना हो जाएगा 20/1 1/1.20 1.20, 20/1 ऐसे करना है ना, 20/100, ये +1। तो 1 रुपया 20 पैसा नहीं हुआ, जो चीज 1 रुपया में मिलेगा उसका वैल्यू 1 रुपया 20 पैसा, तो 1.1.2। ये एक बार आ गया मेमोरी प्लस इक्वल मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 2.106 2.10648। तो 4 की जगह यहाँ 5 लिख देंगे, क्योंकि 8 है, इंटू 36,000 75,833.33 है, देखते हैं। 75,834 किया है, ठीक। तो ये 20% का 3 इयर्स का निकाल पाए हो ना। 20 मतलब कितना हो जाएगा, 20/100 करना है, कितना आता है 20 पैसा आ जाएगा। तो 1 रुपीज 1.20 से बढ़ रहा है, तो मतलब 20 पैसे से, तो 1/1.2 इक्वल मेमोरी प्लस इक्वल मेमोरी प्लस इक्वल मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल करने पे ये वैल्यू आ जाना चाहिए। देख लो नहीं हो रहा है। अगर किसी का कैलकुलेटर में नहीं हो रहा है, क्लास हो जाने के बाद मुझे दिखाना, बता देंगे। ওগুলো তো এই আমরা কি ডিজিট নিচ্ছি আর কততে মাল্টিপ্লাই করছো তার উপরে। যদি 4টে ডিজিট নিয়ে করো তাহলে আলাদা আসবে, সব ডিজিট নিয়ে করো আলাদা আসবে, তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেশনের জন্য চেঞ্জ হয়ে যাবে। ठीक है, देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेथड्स है, जो भी है मेथड्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इतना सारा डिटेल्स और नहीं बता सकते, ठीक है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर हमें बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो ये 5 इयर्स क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और कौन से मेथड में लगाना है, तो गुडविल कैसे निकालना पड़ेगा, সুপার প্রফিট পার করে তারপরে কোনটা नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। फिर बोला कैलकुलेट ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। मतलब ये सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। माइনাস। अब हाँ, ये एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालने के लिए बोला है वो बता दिया है। ম্যাম ওই लास्ट ওই প্রফিট গুলোকে যোগ করে তারপরে মানে ওই যে কটা সাল হবে সেটা দিয়ে ভাগ করে নিতে অ্যাভারেজ প্রফিট বেরিয়ে যাবে। हाँ लास्ट 4 इयर्स का निकालने बोला है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह होगा तो हमें करना पड़ेगा ना। अभी तक तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब एडजस्टमेंट का मतलब जो तुम लोग को एक लिस्ट लिख पाया था, नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग इनकम एक्सपेंसेस। देखते हैं यहाँ कोई एडजस्टमेंट है या कुछ और दिया है। बोल रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस अर्नड कैरिड ऑन। अच्छा कैरिड ऑन बाय राठौर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1,50,000। तो ये किसका इन्वेस्टमेंट है, ক্যাপিটাল राठौर का, ठीक है। ट्रेडिंग रिजल्ट, तो ये पैसा लगा के इनका लगातार 4 साल का हमें क्या बता दिया है प्रॉफिट। तो पहले साल प्रॉफिट, फिर क्या हुआ है, फिर क्या हुआ है प्रॉफिट। 30,000। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला है, इसका मतलब
मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 1.5 लाख। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वही तो इन्वेस्टमेंट है। उसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल মানে नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है আর কি देखो Market नॉर्मल, ये नॉर्मल रेट ऑफ, ये क्या बिजनेस का रिटर्न का बात बोल रहा है या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? मतलब इस 1.5 लाख रुपए को बिजनेस में नहीं लगा के कहीं अगर इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेट क्या चल रहा है? नॉर्मली ये बैंक वगैरह का बताया जाता है क्योंकि ये सब में फिक्स्ड होता है ना कि अभी ये रेट चल रहा है, अभी वो रेट चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये पैसा बिजनेस में नहीं लगाते तो कितना रिटर्न मिलता? 10%। फिर बोल रहे रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, लेकिन इस पैसे को ले जाके बिजनेस में लगाए तो बिजनेस में रिस्क होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो उस रिस्क को बेयर करने, अब बैंक में रखोगे तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा या उस पैसे से बिजनेस करोगे तो कल ज्यादा कमाओगे? ऑब्वियसली वो तो एक सेफ लाइफ हो गया भाई, मेरा पैसा बैंक में है वहां से, लेकिन वहां से तो तुम्हें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, तुम उसमें ग्रोथ क्या करोगे? अपने लाइफ में ग्रोथ तो कुछ कर नहीं सकते हो। जितना सा जो खर्चा करते हो उससे ज्यादा कभी खर्चा अपना नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर बिजनेस करोगे, पैसा ज्यादा इनकम करोगे तो अपना सारा चीज क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि बिजनेस कर रहा है बोल के इसको 2% एक्स्ट्रा रिटर्न और मिलेगा, ठीक है। तो अभी बिजनेस करने से मार्केट में टोटल रिटर्न कितना है? तो ये क्या हो गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडिविजुअली नहीं है, इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है कि बिजनेस करने से, जैसे मान लो तुम लोग के पास 1.5 लाख रुपए, अब तुम लोग सोच रहे हो बैंक में रखे तो बैंक में रखने से कितना मिलेगा? 10%। और तुम लोग सोच रहे हो चलो बिजनेस करे, तो बिजनेस करने से रिस्क है कितना? बोल रहे रिस्क, रिस्क बियर करने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा कितना? 2%। तो इसका मतलब टोटल कितना परसेंट रिटर्न कमा सकते हो? 12%, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ गया। अच्छा, अब हम लोग को बोल रहा है रेम्यूनरेशन। अब इससे क्या निकाल लोगे? सुपर प्रॉफिट। इस पे क्या लगाओगे? 12%। तो क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ये सबका एवरेज करने से क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। फिर दोनों का क्या करोगे? माइनस करने से क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। लेकिन क्या इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा? तो ये नीचे का लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। बोल रहा है रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000 इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस पर एनम। मतलब इसका मतलब समझ में आया? रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है यहाँ पर? प्रोप्राइटर राठौर, जो बिजनेस करता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो वो प्रोप्राइटर अगर ये बिजनेस नहीं करता, कहीं काम करता, ठीक है, तो उसे क्या मिलता? रेमुनरेशन मतलब सैलरी मान के चलो, ठीक है। तो उसको सैलरी मिलता कितना? पर एनम। ये चीज बोला जा रहा है, ठीक है, कि अगर बिजनेस नहीं करते तो कहीं काम करते, ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे, नहीं पढ़ाते तो जॉब करते, ठीक है। बिजनेस करते, कुछ और बिजनेस करते, ठीक है। तो वही चीज, तो अगर हम लोग कुछ एक कर रहे हैं तो दूसरा नहीं कर सकते। जैसे कोई अगर कॉमर्स पढ़ रहा है तो वो क्या साथ साथ दूसरा चीज भी पढ़ सकता है? मतलब कोई एक स्ट्रीम लेना होता है ना 12 में, साइंस नहीं ले सकता है या फिर आर्ट्स नहीं ले सकता, कोई एक ही चीज कर सकते हो तुम लोग एट ए टाइम में। तो वैसे ही, तो ये बिजनेस कर रहा है तो ये जॉब नहीं कर रहा है, जॉब करने पे इसे कितना मिलता? पर एनम। अब ये चीज क्यों बोल रखा है क्वेश्चन में, ये बताओ क्यों बोल रखा है? এটা তো নন বিজনেস আর কি বিজনেসের সঙ্গে রিলেটেড না তাই মাইনাস হবে। देखो हम इतना बोल सकते, जैसे मान लो कि ऐसे ये मेरा रेंटेड है, मान लो ये अगर एक्स्ट्रा मिलेगा ऐसा नहीं है। सुनो देखो, जैसे ऐसे होता है कि मुझे अगर मेरे बिजनेस का रियल प्रॉफिट ये सब निकालना है, मान लो ये मेरा रेंट वाला है, तो रेंट तो हम पीएल में चार्ज कर देते कि मेरा ये, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो मेरा ये रेंटेड है, इसका पूरा एग्रीमेंट बना हुआ है, तो वो मेरे पास प्रूफ है, तो हम लिख देते हैं मेरा रेंट इतना। लेकिन मान लो ये मेरा खुद का होता, ठीक है, तो मुझे ऐसा कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है खुद का है, मुझे किसी को रेंट नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन अगर मुझे किसी को रेंट देना पड़ता, मतलब मुझे ये खर्चा अगर करना पड़ता, तो मेरा प्रॉफिट इतने से कम हो जाता। मतलब रियल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका, खुद का चीज है ठीक है, लेकिन
यही चीज बाकी लोगों को तो रेंट पे लेना पड़ रहा है ना, जिनके पास नहीं है। जैसे मेरे पास नहीं है तो हम रेंट पे ले रहे हैं, किसी के पास है तो उसका ये रेंट नहीं बच रहा है, ठीक है। तो फिर जिसका बच रहा है मतलब अगर खुद के पास कुछ रिसोर्सेस है जिसका पे हमें नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग उसको भी लेस करके दिखा सकते हैं। बात समझ में आए? ठीक है, जैसे मान लो हम अपना अकाउंट्स खुद संभाल लेते हैं, अगर हम किसी को अकाउंटेंट रखे तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो हम बोल रहे हैं कि जितना मुझे देना पड़ता है उसी को हम खर्चा दिखाएंगे, ठीक है। नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं ना, मतलब ये ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि अगर ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे रेमुनरेशन मिलता तो मुझे कितना करके रेमुनरेशन 6000, तो अब ये रेमुनरेशन ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज को मेरे अकाउंट में दिखाना चाहते हैं। तो अगर ये 6000 का रेमुनरेशन अर्न करते तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता? अगर ये खुद ही खुद को रेमुनरेशन दे तो फिर कम होगा ना, 40,000 से कितना माइनस हो जाएगा? 36,000 से। जैसे मैंने रेंट का बोला, मान लो मेरा खुद का रेंट का है, ठीक है, लेकिन अगर मतलब मेरा खुद का है, रेंट नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम मान रहे हैं कि इसका 14,000 रेंट है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 14,000 करके माइनस करना पड़ेगा। रियल में रेंट है तो माइनस होगा, ये तुम लोग को समझ में आता है। लेकिन मान लो ये रेंट वाला नहीं है, मेरा खुद का है, ठीक है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि इसका मार्केट में रेंट अगर 14,000 होगा, मुझे वो मार्केट सर्वे करके देखना पड़ेगा। फिर हम उतने खर्चे को क्या करेंगे? अगर खर्चा है तो लेस होगा, अगर इनकम है तो ऐड हो। समझ में है? तो फिर ये प्रॉफिट मेरा हर एक प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? ठीक है, लॉस में भी उसको हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फिर ऐसे करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करोगे? हाँ, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज करोगे, एवरेज। पहले तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे? एवरेज। अब एवरेज करते वक्त देखना कि वेटेड करना पड़ेगा कि सिंपल करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, पूरा चीज मैंने बता दिया कि क्या करना है। तो देखो इलास्ट्रेशन 2, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड होगा कि सिंपल होगा देखते हैं, वो तो आगे कैलकुलेट करने से पता चलेगा। ईयर कौन कौन सा गिवन है? 19 से लेके 22 तक का। और प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज है, ठीक है, तो मैंने पीएल लिख दिया इसमें, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, ठीक है। तो 40,000 प्रॉफिट, 36,000 प्रॉफिट, 40,000 प्रॉफिट, 36,000 प्रॉफिट, 6,000 लॉस है, उसको हम ब्रैकेट में दिखा रहे हैं जैसे लॉस को माइनस में दिखाया जाता है, और 50,000 प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड पीएल। ठीक है, तो एडजस्ट तो एक ही चीज करना है, बस वो रेमुनरेशन। मतलब ये बोल रहा है कि देखो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम जॉब नहीं कर रहे, तो ये इसको कॉस्टिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मतलब मेरा अपॉर्चुनिटी क्या हम लॉस कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। तो ये बिजनेस कर रहे हैं, बोले ये जॉब का अपॉर्चुनिटी क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा जॉब का अपॉर्चुनिटी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब मुझे ये देखना चाहिए जॉब करने पे कितना पैसा आता, अभी ये जो काम करे इसमें कितना पैसा आ रहा है। तो उसमें अगर मुझे कोई बोले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, तो जो मेरा मान लो हम जॉब करते तो मुझे पर मंथ 2 लाख मिलता, हम एक एग्जांपल दे रहे, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा? जो लॉस हो रहा है उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 6,000 मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये 6,000 हम रखेंगे। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। तो 36,000 माइनस 6,000, और ये 6,000 माइनस 6,000, और ये 50,000 माइनस 6,000, तो ये कितना आ जाएगा? 34। ये 30, जीरो হবে না, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, नेगेटिव 12 हो जाएगा। अच्छा, 44। अब बोलो ये वेटेड करे कि सिंपल करे? सिंपल होगा, क्योंकि देखो 34 से 30 हुआ, फिर 12 हुआ, लगातार 3 साल कमता गया, बट उसके बाद तो 44 हो गया। तो इसमें हम लोग का कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो वेटेड एवरेज नहीं होके क्या हो जाएगा? सिंपल एवरेज। ठीक है, तो इसका टोटल लगाओ कितना होता है? 44 और 44, 88, 88 से 12 लेस होगा।
अच्छा सॉरी 64 प्लस 44 माइनस 12 96,000। ये क्या आ गया? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड पीएल। अब निकालो एवरेज प्रॉफिट, या फिर लिख सकते हो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा? 96,000 डिवाइडेड बाई 4 इयर्स का डेटा, तो कितना आ जा रहा है? 24,000 पर एनम ऐसे लिख सकते हो, मतलब पर ईयर 24,000 का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो वो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो अभी समझाया कितना है? 12%। किस पे लगाओगे? 1,50,000 पे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 था, तो 1,50,000 इंटू 12% कितना आ जाएगा? मतलब 24,000 माइनस 18,000, तो कितना आ जाएगा? हाँ 6,000। अब निकालना पड़ेगा गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, तो फिर उतना ही ले लेना। कितना हो जाएगा? 30,000। तो ये हम लोग का आ गया गुडविल 30,000। बोलो समझ में आया? गुडविल आ गया हम लोग का 30,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली 6,000 बार बार लेस किया। यहाँ एक ही आइटम था तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन मोर देन वन आइटम होता है, सेम वैल्यू होता है, तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग, तुम लोग करके देखो, अगर तुम लोग इसका एवरेज निकालते, इसका एवरेज निकालो डायरेक्टली, कोई एडजस्टमेंट नहीं करके, 40 प्लस 36 माइनस 6 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 4, ठीक होच्छे? तो देखे ना 30,000 आ रहा है। तो 30,000 एवरेज आ रहा है क्या, या टोटल 30,000? एवरेज आ रहा है। अब यहां से कितना माइनस करोगे? 6,000 करने से ही होगा। कितना आ जाएगा? 24। अब एक बार 6,000 करने से कैसे हुआ, ये तुम लोगों ने पूछा नहीं। देखो जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट करें तो वो तो 1 ही साल का दिखा रहा है, ठीक है? तो फिर उससे हमें 1 ही साल का खर्चा लेस करना पड़ेगा। थोड़ी ना हम 6,000 करके 4 बार लेस कर सकते हैं। वैसे करने पे तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हिडन गुडविल है, लेकिन ये गुडविल रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको पहले कंप्लीट करते फिर हम लोग हिडन गुडविल करेंगे। सेवन 10, ये तो गुडविल का एंट्री बता रहा है, ये ठीक है, हो जाएगा। चलो ये वाला करते हैं, एंट्री समझा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब फाइनली करेंगे तो भी एंट्री समझ लेंगे। ये दो क्वेश्चन है गुडविल रिलेटेड, इलास्ट्रेशन 10 और 11। इलास्ट्रेशन 10 और 11 देखो बोल रहा है अंटू बंटू और चिंटू वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:4:3. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. The partnership provided inter alia that on the retirement of partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of the past 4 years up to the date of retirement after deducting interest at the rate of 12% per annum on capital employed and remuneration of 2,000 per month to each partner. मतलब क्या बोला है? 3 पार्टनर है, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:4:3. इनका अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 मार्च को क्लोज होता है। इन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में क्या लिखवाया कि गुडविल का वैल्यू जब भी करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 इयर्स परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? 3।
और किस किस पे ये लगाएंगे, बोल रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स का लगाना है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो बोल रहे हैं जिस दिन पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है उसके आगे का 4 साल देख लो, ठीक है। जिस दिन पार्टनर रिटायर करेगा उसके आगे का क्या लेना है, 4 साल। तो वही तो बोला है, फिर उस 4 साल का क्या करना है, एवरेज। अब एवरेज सिंपल करोगे कि वेटेड करोगे वो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, तो वो किससे डिडक्ट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट से। प्रॉफिट से डिडक्ट करोगे कि नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दोगे पार्टनर को, प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट से वो माइनस करना है, मतलब जो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो 4 साल का प्रॉफिट चाहिए होगा ना, तो उस प्रॉफिट में क्या क्या कर लेना है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देना है, रेम्यूनरेशन 2000 पर मंथ टू ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को 2000 करके रेम्यूनरेशन को माइनस कर देना है। तो ये दोनों खर्चा माइनस कर देना है, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका क्या करना है बोला है, एवरेज। अभी आगे पढ़ के देखता और कुछ बोला है कि नहीं। ऑन 1 अप्रैल unto retired it was agreed on his retirement to adjust goodwill in capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet। इसका मतलब बोल रहा है कि ये जो पार्टनर है ये रिटायर कर रहा है, ठीक है, और उस दिन क्या हुआ है, इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन किया, तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लिखवा रखा है ना कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो ये लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कैपिटल अकाउंट का मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू से गुडविल दिखाया है। बोल रहे हैं कि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा। अब कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखाया है क्यों, ये हम बताते हैं आगे जाके। बोल रहे हैं बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकता है, बैलेंस शीट में कौन सा दिखाना चाहिए, परचेज गुडविल। ये परचेज किया हुआ थोड़ी है, ये तो खुद बैठ बैठ के वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये है सेल्फ जनरेटेड। तो एस 26 ने मना कर रखा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते। तो ये बात बोले या ना बोले ये हमें पता होना चाहिए, ये वाला गुडविल हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते हैं। बाकी कैपिटल अकाउंट का मतलब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को आगे करने दो। इट वॉज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6,50,000, और बाकी दो पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप आगे करने वाले हैं, कंटिन्यू रखेंगे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ 1-2। तो बोल रहा है कि पीएसआर वो क्या बना लेंगे, अपना इक्वल बना लेंगे इनके रिटायर होने के बाद। द फॉलोइंग वेयर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बोल रहा है कि इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और सैलरी माइनस किया हुआ नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि भाई माइनस कर लो, ठीक है। अच्छा, अब माइनस करेंगे और क्या बोल रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। और ये एंट्री जब बताएंगे तो कैपिटल वाला पॉइंट भी बता देते हैं। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करने बोला है, तो कौन सा मेथड से करने बोला है, एवरेज सिंपल प्रॉफिट, मेथड्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब सिंपल लगेगा कि वेटेड लगेगा वो तो जब तक प्रॉफिट एडजस्ट होके नहीं दिखेगा हमें कि ट्रेंड है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सारे प्रॉफिट में एडजस्टमेंट। अच्छा, तो कब रिटायर किया वो तो देखो, कौन से 4 साल का प्रॉफिट लेना है, लेना तो यही होगा, फिर भी देख लेना चाहिए ना रिटायर कब किया है, 1 अप्रैल 2022, मतलब ये वाला डेट। ये तो 31 मार्च 22 है ना, तो 31 मार्च 22 का मतलब 1 अप्रैल 22 नहीं हुआ, तो ये पूरा ही 4 साल ही हो जाएगा। और क्या देखने का जरूरत है, ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज दिया नहीं है, सिंपल दे दिया है, ठीक है। तो लिखो ईयर 18-19 से लेके 21-22 तक, ईयर 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 प्रॉफिट 2,60,000, 2,75,000, 2,65,000, 2,80,000, 2,60,000, 2,60,000। अब इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट करोगे, क्या क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे, तो कैपिटल देखो कितना है सबका, कैपिटल दे दिया है देखो, इट वॉज एग्रीड दैट द कैपिटल इम्पैक्ट बी 6,50,000। तो क्या ये एक पार्टनर का है या सबका मिला,
सबका मिला के बोले 6,15,000 तो कितना करोगे 12%। करने से तीनों का निकल जाएगा, तीनों का कैपिटल टोटल कर दिया, तीनों का रेट तो सेम है, तो 6,15,000 तो कितना करोगे 12%। ठीक है, तो 6,15,000 इंटू 12% इंटू 12/12 सभी में ये आएगा, और माइनस सैलरी, सैलरी कितना है 2,000 पर मंथ करके ईच पार्टनर, तो 2,000 इंटू 12 तो 24,000 पर ईयर पर पार्टनर, तो 24,000 इंटू 3 पार्टनर है। अब ये बार बार भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो मैंने जैसे बोला पूरा एवरेज निकाल के उसके बाद भी कर सकते हो। तो देखो कितना आएगा, এটা কত হচ্ছে 6,15,000 to 12%, 78,000, और 24,000 इंटू 3 72,000, ये सभी में जाएगा। 78,000 माइनस 72,000, 78,000 माइनस 72,000, तो ये दोनों को ऐड कर लो, ये टोटल हमेशा माइनस होगा ना, 1.5 लाख माइनस करना है, तो 2,60,000 से 1,10,000, 1,10,000, उसके 5-6 ही है, 1,25,000, 1,15,000, 1,30,000। अच्छा सिंपल होगा क्योंकि बीच में 25-15 ये गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपल, तो फिर इसका टोटल कर, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट 4,80,000 হচ্ছে, 4,80,000 एवरेज प्रॉफिट 4,80,000 divided by 4, 1,20,000। अच्छा 1,20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना पड़ेगा, तो गुडविल कैसे निकालने के लिए बोला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोला था, देखिए 3 इयर्स, तो कितना हो गया 3,60,000, ये टोटल गुडविल निकल गया। ठीक है, अच्छा तो एक तो आंसर हो गया, और हम लोग को जो बोला है ना वो एंट्री करने के लिए, तो वो हम समझाते हैं क्या एंट्री क्या होगा। अब ये गुडविल वैल्यू क्यों हुआ ये बताओ, रिटायरमेंट हुआ, क्योंकि बहुत बार लिखवाया ना हम लोगों ने, बहुत सारा चीज लिखा है ना, एडमिशन में होता है रिटायरमेंट में, तो यहाँ पर रीजन है रिटायरमेंट में, तो रिटायर कौन कर रहा है, ए बी सी 3 था, अंटू बंटू चिंटू, तो ए रिटायर कर रहा है, तो ए को क्या मिलेगा गुडविल का हिस्सा। ठीक है, कितना मिलता है, जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, हाँ सैक्रिफाइस निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर निकाल तो लेंगे, ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 3/10, वो तो निकाल लेंगे, तो कितना आता है 3,60,000 इंटू 3/10, लेकिन ये पैसा देगा कौन, बाकी 2 पार्टनर देंगे, क्योंकि वो चले जाने पे इनको बेनिफिट होने वाला है। क्यों, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट 3 जन मिलकर शेयर करते थे, अब वही प्रॉफिट कितने जन मिलकर शेयर करेंगे 2 जन, तो फिर इनको कंपेंसेशन करना पड़ेगा अंटू को। ठीक है, तो कितना कंपेंसेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट उठा के कंपेंसेशन करना है, जितना उनका सैक्रिफाइसिंग है। तो अब समझो सैक्रिफाइसिंग क्या होता है, तो अंटू बंटू और चिंटू लिख दिया, तो यहाँ हम ऐसा टेबल बना के करते। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना है 3/10, 4/10 और 3/10, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट 1/2, 1/2। ये मुझे कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोल रखा था, देखो जब ये लोग कंटिन्यू करेंगे उसके चले जाने के बाद तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करने वाले। ठीक है, तो अब
बी और सी का गेन होगा इसका मतलब लग रहा है, लेकिन हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना गेन हो रहा है। ठीक है, तो कैसे गेन निकालेंगे? तो पहले बी को मिलता था 4/10, अभी बी को कितना मिलेगा? तो देखो 4/10 मतलब 40% होता है, अगर इंटू 100 करोगे तो 1/2 मतलब कितना परसेंट होता है? 50%। तो 40 और 50 का डिफरेंस कितना होता है? 10%। उसका अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा? 1/10। तो अभी इसका माइनस करोगे तो 1/10 ही आएगा। हाँ, तो -1/10 क्यों आया? माइनस कब आया? जब 1/2 बिगर वैल्यू है, तो 1/2 तो मेरा न्यू वैल्यू है, तो इसका मतलब पहले से ज्यादा मिल रहा है, तभी ना हम लोग का नेगेटिव में आया। क्योंकि मैंने ओल्ड माइनस न्यू किया है, मैंने गेन को निकाला कैसे है? ओल्ड माइनस न्यू, और मेरा आंसर नेगेटिव में आया, तो मेरा सेकंड वाला वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही परसेंटेज में तो दिख ही रहा है, ये 50% है, ये 40% है। ठीक है, फिर 3/10 माइनस हाफ, इसका कितना गेन होगा? 3/10 मतलब 30%, और ये 50%, 20% गेन होगा, मतलब 20/100 मतलब 1/5 होना चाहिए। देखो 10, 3, 5, 2/10, इसका भी गेन हो गया। ठीक है, कितना गेन हुआ? इसका हुआ 1/10, इसका हुआ 2/10, तो गेन का रेशियो निकाल। 1/10 इज टू 2/10, तो 10 हट जाएगा, कितना हो गया? 1:2। तो ये लोग जितना गेन करेंगे उतना अमाउंट में इनको जाने वाले पार्टनर को कंपेंसेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ए का, वैसे गुडविल का अमाउंट कितना हो रहा है? ए का गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 3,60,000 इंटू 3/10, कितना होता है? 1,08,000। 1,08,000 बोल सो, तो 1,08,000। अब ये देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर है, मतलब बी और सी। बी कितना देगा? 1/3, और सी कितना देगा? 2/3, मतलब जितना आप गेन कर रहे हो उतना उतना आपको कंपेंसेट करना है, तो 1,08,000 का 1/3। हम्म 36,000, और ये 2/3 होने पे कितना आ रहा है? 72,000। तो ये कैलकुलेशन समझ में अगर आ जाएगा, एंट्री तो अभी बता देते, कैलकुलेशन समझ में आ। ठीक है, अब एंट्री क्या हुआ? किसके कैपिटल में पैसा आएगा? ए के पास, ए का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि उसके पास गुडविल का अमाउंट आ रहा है 1,80,000, और देने वाले का कैपिटल से पैसा जाएगा तो उनका डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री यही करना है और कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है, मैंने तो अभी एबीसी लिख दिया, तुम लोग एग्जाम में जब लिखोगे जो नाम रहेगा वही लिख देना। ठीक है, 36,000, 72,000 और 1,08,000, इसका नरेशन होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बोलो, समझ में आया? जो बोला था कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ये लोग दिखाना चाहते हैं, तो ये किसके थ्रू से हुआ? कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही हुआ। ठीक है, जब कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन तो हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखाना होता है, जबकि यहाँ तो क्वेश्चन बोल रखा है, तो फिर कैपिटल अकाउंट का यूज करके जो भी पेमेंट हो रहा है या किसी को मिल रहा है वो हमें कैपिटल अकाउंट को यूज करके दिखाना है। जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा उसका क्रेडिट होगा, जिसके अकाउंट से निकलेगा उसका डेबिट होगा। अब डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या हो गया कि ए को गुडविल का शेयर मिल रहा है, इसलिए उसका क्रेडिट हुआ। देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर होंगे। ठीक है, जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे, तो नॉर्मली यहाँ दोनों ही हुआ। अगर ऐसा होता कि एक गेनिंग है दूसरा नहीं है, तो फिर जो गेनिंग होगा उसी को देना पड़े। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो हाँ, তো গেন না করলে স্যাক্রিফাইস চলে আসবে অটোমেটিক্যালি, বা অনেক সময় নিউট্রাল হয়ে যায়, আগে যা ছিল এটা হয়েছে তো জিরো হয়ে যায়। तो हमेशा गेनिंग पार्टनर ही कंपेंसेट करेगा। अब गेन क्यों कर रहा है? क्योंकि जो चीज 3 जन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वही चीज 1-2 जन करेगा, तो गेनिंग तो होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये 11 वाला करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 11, इसमें करने क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल
एजी इज सपोज टू ब्रिंग, एजी का मतलब एक पार्टनर का नाम दिया है, ठीक है। सपोज टू ब्रिंग इसका मतलब एजी कौन सा पार्टनर होगा, इनकमिंग पार्टनर। एडमिशन हो रहा है कि उसको गुडविल का हिस्सा लेके आना है और उसके लिए जर्नल एंट्री करने बोला है। मतलब वो यहाँ पर जैसे गुडविल का हिस्सा देने के लिए जर्नल एंट्री, यहाँ गुडविल का हिस्सा लाने के लिए जर्नल एंट्री करना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, CU एंड AU वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 1st April दे डिसाइड टू एडमिट AG द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो AG विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4। तो AG को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन कितना हो गया 2:1:1, जो कि पहले कितना था। CU was entitled to salary of 2,000 per month. It was revised to 3,000 per month from 1st October 2020. अच्छा, तो पहले 2,000 मिलता था, इसका चेंजेस कब से दिख रहा है 1st October 20 से। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। कैपिटल एज ऑन 31st March 22, CU का 4 लाख, AU का 3 लाख, which had remained unchanged since last 4 years. गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, 3 इयर्स परचेस। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस किस पे लगाना है, एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्वेश्चन खुद ही बोल दिया है कि वेटेड एवरेज करना है। अब ट्रेंड हो या ना हो, तुम लोग ये मत दिमाग लगाओ कि बाई चांस अगर ट्रेंड नहीं हुआ तो हम लोग वेटेड क्यों लगाएंगे। तो जब क्वेश्चन बोलेगा तो फॉलो द क्वेश्चन, वेट हुआ ना हुआ हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिर गुडविल क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसमें ये तो पता ही 3 होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, पास्ट 4 इयर्स। लेकिन उसमें से आफ्टर डिडक्टिंग क्या करना है, सैलरी। सैलरी किसे मिल रहा था, CU का, लेकिन उसमें कुछ कुछ चेंजेस है वो देखना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो सभी को मिलेगा। द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू CU वेयर एज फॉलोज। तो बोल रहा है प्रॉफिट जो है, ना तो इसमें से कैपिटल का इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, ना तो CU का सैलरी चार्ज किया हुआ है, तो प्रॉफिट 4 इयर्स का दे रखा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या तीनों पार्टनर का माइनस होगा, क्यों तीनों पार्टनर का माइनस होगा, ये प्रॉफिट का किसने कमाया, हाँ ये एडमिशन है, वो तो बाद में आने वाला है ना। तो ये प्रॉफिट किसने कमाया है, AU और CU, ठीक है। तो फिर उन्हीं का कैपिटल इंटरेस्ट का माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा ना, AG का कैसे होगा, उसमें क्यों हुआ, उसमें क्यों हुआ, तीनों का ही 6.5 लाख जो तीनों का, क्योंकि वो तो पार्टनर था ना, वो तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन था। अच्छा, अब यहाँ और भी कुछ है, अरे देखो, द प्रॉफिट्स वेर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। अब इसमें रेक्टिफिकेशन भी आएगा, जैसे कि ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज ऑन 1st October वाज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, ठीक है। ये हम पूछ के करते हैं तुम लोग, ये चारों का चारों हमारा रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। तो पहले लिखो इलास्ट्रेशन ऑफ 11 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पर्टिकुलर्स, लाइन बाय लाइन ईयर को लिखेंगे क्योंकि बहुत सारा रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट है। कितने साल का प्रॉफिट लिखेंगे, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, ठीक है। तो 18, 19, 19, 20, 20, 21, बस ये है ना, 4 साल का, ठीक है। तो पहले लिखना पड़ेगा प्रॉफिट जो गिवन है। देखो मैंने तुम लोग को जो लिखवाया था ना लिस्ट, उसमें भी ऐसे ही लिखवाया था, प्रॉफिट गिवन फिर उसमें जो एडजस्टमेंट होगा, तो वो तो मैंने 1 साल का लिखवाया था। अब 1 से ज्यादा साल होगा तो उसका लिखेंगे ना। तो गिवन प्रॉफिट कितना है, 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000, 3,05,000, 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000, 3,05,000। अच्छा, सबसे पहले यहां से हम लोग माइनस कर देते हैं सैलरी टू CU और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सैलरी टू CU, ठीक है। अब इसका हम लोग को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, क्यों, क्योंकि उसका सैलरी बीच में चेंज हो गया था ना, इसी वजह से, ठीक है।
और क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका भी बनाना पड़ेगा हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये बना लेंगे, ये दो चीज ही होगा। उसके बाद हम लोग का जो भी होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरा तो यहाँ पेज खत्म हो गया, मुझे जो भी लिखना है नेक्स्ट पेज में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का रेक्टिफिकेशन ही करते, पहले देखो जगह समझ में आ जाएगा कितना रखना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक मशीन जो कि 40,000 से परचेज हुआ था 1 अक्टूबर 20 को, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 20 को परचेज हुआ था, उसको हम लोगों ने गलती से रेवेन्यू दिखा दिया, ठीक है। तो इस पे प्रॉफिट का क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट का पीडीएफ से पीडे की को लिखा দেখিয়েছে তো was wrongly charged to revenue, যদি না দেখায় তাহলে তো রেক্টিফিকেশন হবেই না না। अरे खर्चा दिखा दिया, प्रॉफिट कितने से कम है, 40,000 से। अब कौन से ईयर का कम है, कब खरीदा है 1 अक्टूबर 20, तो कौन सा ईयर में इम्पैक्ट आएगा, इसमें इम्पैक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर 20 यहाँ पर आएगा। ये कब खत्म होता है, 31 मार्च 20 को खत्म हो गया। तो फिर मार्च के बाद ये जो 20, इसमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कवर होगा। तो इसका मतलब इस ईयर के प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा इसका। तो ये प्रॉफिट मेरा कम दिख रहा है क्योंकि मैंने मशीन खरीदा जिसको मैंने खर्चा दिखाया, बट वो मेरा एसेट होता है। तो यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, 40,000। The machine was depreciated at 20% per annum on written down value method। तो मशीन को हमें डिप्रिशिएट करना था, जब मशीन दिखाया ही नहीं तो डिप्रिशिएशन भी नहीं चार्ज किया हूँ, ठीक है। तो अब चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर लेस कर देंगे डिप्रिशिएशन। क्या सिर्फ डिप्रिशिएशन एक ही बार चार्ज करने से होगा, नहीं, नेक्स्ट ईयर भी उसका इम्पैक्ट आ गया, तो यहाँ पर भी हमें डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे 1 अक्टूबर के हिसाब से। तो पहला अक्टूबर में मशीन खरीदा गया, तो अक्टूबर से कहां तक होगा, मार्च तक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो पहला डिप्रिशिएशन कितने समय का लगेगा, 6 मंथ्स का। और उसके बाद कितने समय का लगेगा, 12 मंथ्स। मेथड कौन सा लगाना है, WDV, ठीक है। तो चलो ये पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे एड मशीन टू बी कैपिटलाइज, मशीन को कैपिटलाइज्ड करेंगे, मशीन टू बी कैपिटलाइज्ड। तो कौन से ईयर में ऐड हो जाएगा, थर्ड वाले में हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले में कितना ऐड कर देंगे, 40,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, करेंगे तो खर्चा कम मतलब प्रॉफिट कम होगा ना। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इसका वर्किंग नोट 3 बना लेते हैं। कौन से ईयर में जाएगा, ये वाले में जाएगा और ये वाले में जाएगा, जगह रख दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 मतलब कब का बात हो रहा है, ये वाले ईयर का बात हो रहा है, ठीक है। स्टॉक बोल रहा है तो 31 मार्च 20 मतलब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इस साल में वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। बोल रहा है बस ओवर वैल्यूड बाय 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो रखा है, तो मुझे प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो इस साल 20,000 लेस होगा। और जब ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक से स्टॉक के हिसाब से गया तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट मेरा अंडर वैल्यूड हो, तो मुझे इसमें 20,000 ऐड करना पड़ेगा। ये सब हम लोग इन्वेंट्री में कर चुके हैं और इसमें भी मैंने बताया, ठीक है। तो 20,000 ऐड होगा, तो लिखो पहले ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20,000, ठीक है। कौन से ईयर में, 1920 में लेस होगा, 1920 मतलब सेकेंड वाला। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के वजह से प्रॉफिट में एडिशन करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के वजह से प्रॉफिट में एडिशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो बस इसमें तो हो गया, इम्पैक्ट खत्म हो गया। इसके बाद थोड़ी ना जाना है, एक बार क्लोजिंग स्टॉक एक बार ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से।
फिर देखो बोल रहा है कि देयर वाज ए लॉस बाय फायर अमाउंटिंग 10,000, बोल रहा है आग लग के 10,000 का लॉस हुआ है, कौन से ईयर में? 18-19 में। तो देखो यहाँ पर कौन से ईयर का बात चल रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर लॉस हुआ है कितने का? 10,000, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। बोल रहा है इसको ट्रेडिंग में हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, बट करेक्टली डेबिटेड इन पीएल अकाउंट फॉर दैट ईयर, बट पीएल में वो दिखा दिया है। तो आग लग के अगर लॉस होता है तो उसका इम्पैक्ट दो जगह पे, एक ट्रेडिंग में आता है, स्टॉक को कम करना होता है, और एक कहाँ दिखाते हैं? पीएल में। तो बोल रहे पीएल में तो दिखाए लेकिन ट्रेडिंग में नहीं दिखाए, तो ट्रेडिंग में नहीं दिखाए तो जीपी गलत आया, तो जीपी गलत आया है तो फिर नेट प्रॉफिट भी तो गलत आया होगा ना, उस वजह से चाहे जितना भी मैंने उसको पीएल में दिखा रखा है वो एंट्री कर रखा है, बट जीपी गलत आया तो ओवरऑल कैलकुलेशन तो गलत है। तो फिर 10,000 से मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो मेरा ये वाला क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बोलो क्या करें? ऐड होगा, 10,000 से ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा बोलो? हम लोगों ने अपने स्टॉक को, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से दिखाते हैं, क्योंकि जो भी परचेज और ओपनिंग स्टॉक है उसका दो ही कंडीशन होता है, या तो वो सेल हो गया या तो वो मेरे पास एज ए क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये जो आग लग के जल गया तो ये सेल तो हुआ नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, बट ये इसका एग्जिस्टेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन परचेज के साथ रेवेन्यू को मैच करने के लिए, मतलब मैचिंग कंसेप्ट को रखने के लिए मुझे तो दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 10,000 का स्टॉक था लेकिन वो जल गया है। वो नहीं दिखाएंगे तो जीपी तो गलत आएगा। तो 10,000 का स्टॉक था तो वो मुझे बाई बोल के दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाए, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, कम दिखाए तो प्रॉफिट कम हो रखा है, तो प्रॉफिट में उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए ऐड करेंगे। तो ऐड करो, लॉस बाई फायर कितना हो जाएगा? 10,000 पहले वाले ईयर में जाएगा, पहले वाले ईयर में जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है डेटर एज ऑन 31 मार्च 2022 इंक्लूड बैड डेट ऑफ 5,800। ये कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज नहीं किया होगा इन्होंने, रेक्टिफाई करने बोला है ना, मतलब ऑमिशन हो गया है। तो 5,800 का बैड डेट हुआ था 22 को, मतलब कौन से ईयर का बात हो रही है? ये चार्ज नहीं किया है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? लेस करेंगे ना, लॉस है तो लॉस को नहीं दिखाया तो अभी दिखाएंगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? लेस, लेस कर दो। बैड डेप्ट तो एक लॉस होता है, तो बैड डेप्ट अगर दिखाया नहीं है तो प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा होगा लास्ट वाले ईयर में 5,800। बट अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग का काफी सारा वर्किंग नोट बाकी है, ठीक है। ये करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे वेट, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद ही बोला है कि जो भी हो जाए तुम लोग वेट लगाओ, तो वेट क्या क्या लगाएंगे? 1 2 3 4। अगर मेरा इंक्रीजिंग हुआ, पता नहीं क्या रहेगा तो अभी हम नहीं लिख रहे, उसके बाद क्या लिखेंगे? वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो वेट इंटू प्रॉफिट कर लेंगे नेक्स्ट वाले लाइन में, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी रहेगा टोटल डिवाइडेड बाय वेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा गुडविल, उसके लिए जगह रखना पड़ेगा गुडविल और एंट्री के लिए, तो इतना सा जगह रख देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट 1, पहला वर्किंग नोट किस चीज का हम लोगों ने लिख रखा था? सैलरी टू सी। एंट्री लिखेंगे गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, सैलरी टू सी यू, ठीक है। तो ईयर कौन कौन सा है? 18 19 19 20, 18 19 19 20 20 21 और 21 22, ठीक है। तो इसका सैलरी कब से चेंज हुआ है? 1 अक्टूबर 20 से, उसके पहले कितना था? 2,000, तो 2,000 पर मंथ था, ठीक है। कहाँ गया? यहाँ पर 2,000 पर मंथ था, और 1 अक्टूबर 20 से चेंज हुआ, तो इस यहाँ पर ये 18-19 में इसका सैलरी कितना रहा होगा? 2,000 इंटू 12 कितना? 24,000। अच्छा, कब से चेंज हुआ है? 1 अक्टूबर 20 से चेंज हुआ है, मतलब यहाँ से इम्पैक्ट आएगा, तो ये यहाँ पर भी कितना रहेगा? 24,000। तो यहाँ पर अक्टूबर के पहले तक तो 2,000 ही रहेगा, तो अक्टूबर के पहले तक कितना होता है? तो ये वाला देख लो, ये मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक
क्योंकि 1 अक्टूबर से चेंज हो रहा है, तो सितंबर तक मेरा 2000 करके रहेगा, और उसके बाद बाकी जो बचा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीना ऐसे, और बाकी 6 महीना 3000। तो 2000 × 6 प्लस 3000 × 6 कितना हो जाएगा? 12,000 और 18,000, 30,000। और इसके बाद से फिर 3000 करके ही होगा, 3000 × 12। एक बार जो चेंज हो गया वही ना रहेगा, 36,000। अब यही वाला डेटा तुम लोग को उधर लिख देना, जो वर्किंग नोट 1 लिखे हो, तो कितना कितना लिखोगे? 24 24 30 36 लिख लो। 24 24 30 और 36। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, वर्किंग नोट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, तो ये बोलो कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? दोनों का निकलेगा, सिर्फ सीयू और एयू, तो उनका कैपिटल देखेंगे, इंटरेस्ट का रेट देखेंगे। तो कैपिटल कितना था? बोल रहे पिछले 4 साल से दोनों का ही 4 लाख और 3 लाख था, तो ए सीयू का था 4 लाख, तो लिखो 4 लाख, और एयू का था 3 लाख। तो हर साल सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर प्रीवियस जो है 4 ईयर्स से सेम कैपिटल है, तो इंटरेस्ट भी हमारा 4 साल सेम ही लगेगा। ठीक है, रेट कितना है? 8% इंटू 12/12, एक साल कितना हो जाएगा? 24 8 4 32। अच्छा, 32,000 और 24,000। तो क्या ये एक एक साल का है? नहीं, हर साल दोनों को देना पड़ता है ना। तो 32 + 24, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे खर्चा कितना है? 56,000, दोनों को देना पड़ेगा। तो पर ईयर का खर्चा कितना है? 56,000। तो 56,000 करके ही तुम लोग को 4 बार लिखना पड़ेगा। वो जो वर्किंग नोट नंबर 2 बना रखे हो, तो वहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले साल भी 56, उसके बाद भी 56, उसके बाद भी 56, उसके बाद भी 56। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3 किस चीज का है? डेप्रिशिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन कौन से ईयर में लगेगा? जिस साल मशीन खरीदा गया था, 1 अक्टूबर 20, मतलब 2021 में लिखेंगे। तो 2021 में कितना डेप्रिशिएशन लगेगा? मशीन था 40,000 का, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट रेट था सॉरी, डेप्रिशिएशन रेट था 20%, और ये खरीदा गया था कब? 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो इस पे 6 मंथ्स का लगेगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स होता है, तो कितना? 4,000, ठीक है। तो 2021 का 4,000 हो गया, और 21-22 का निकालेंगे। तो क्योंकि हमें WTV मेथड बोला है, WTV मेथड में क्या होता है, 40,000 से हम लोग पहले माइनस करेंगे 4,000। अभी हम लोग अपना एसेट का कॉस्ट कितना मान रहे हैं? 36,000। ये तो कोई भी मेथड में हम लोग मानेंगे कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इतना हो गया। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? इस बचे हुए वैल्यू पे लगाते हैं, इसलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। 12/12, तो कितना हो जाएगा? 72,000, 7,200, ठीक है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन 4,000, उसके बाद 7,200। तो 2021 और 21-22 में लिखना है, जगह छोड़ रखा है हम लोगों ने। 4,000 और 7,200। अब तुम लोग कैलकुलेट करो एक एक ईयर, और बताओ कितना आ रहा है।
बेटा 1,60,000 আসছে 1,60,000 1,80,000 1,60,000 1,80,000 और लास्ट वाला। अच्छा मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा है, मतलब तुम लोग माइनस नहीं करोगे ऐसा मत करना, ये मैंने उधर माइनस लिख रखा है, ठीक है। यहाँ लिखा है तो यहाँ नहीं दिखा है, बाकी तुम लोग को अगर दिखाना है तो यहाँ भी दिखा सकते हो, तो एटलीस्ट ध्यान में रख के करो, टूल है। अब वेट कैसे लगाओगे, इंक्रीजिंग ही तो है, 1 2 3 4। अब वेटेड प्रॉफिट निकालो तो 1,40,000 इंटू 1, 1,60,000 इंटू 2 3 लाख, 1,80,000 इंटू 3 5,40,000, 8 3 54, 8 4 2 8, 8 लाख। वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो 140 प्लस 3,20,000 5,40,000 8 लाख डिवाइडेड बाय वेट, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो गया देखो 5 और 1 6 लाख, 6 और 3 9 लाख, 9 लाख और इधर हो गया 8 लाख, 8 8 16 1 17 लाख, 17 लाख और इधर कितना हो गया 17 लाख, और ये 40 और 20 60 और 40 1 लाख, तो 18 लाख, 18 लाख डिवाइडेड बाय 3 2 5 6 के 6 4 10, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000 पर मंथ, है ना, पर एनम, सॉरी पर एनम, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालोगे, गुडविल, तो गुडविल कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 लिया है, तो 1,80,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 5,40,000। अब इसमें से हम लोग जो इनकमिंग पार्टनर है उसको लाने के लिए बोलेंगे कि भाई अपना शेयर लेके आओ, तो उसमें से ए का शेयर जो है वो कंपेंसेट करेगा बाकी दो पार्टनर, सॉरी ये जो लेके आएगा ये बाकी दो पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ तो पहले तो हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये गुडविल यहाँ तक निकाल लिया। अब फिर से वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। तो ए सी यू, ए यू और ए जी, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 5:3, तो 5/8 और 3/8, तब तो ए जी था नहीं, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसके आने के बाद हो गया है 2:1:1, तो 2/4, 1/4 और 1/4। नया पार्टनर आने से दूसरे पार्टनर को प्रोबेबली क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है, ठीक है। तो पहले सीयू को 5/8 मिल रहा था, अब 2/4 मिल रहा है। अगर परसेंटेज की तरह डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, 2/4 का मतलब 50% होता है, 5/8 का मतलब कितना परसेंट होता है, कैलकुलेटर पे देख सकते हो। हाँ तो कम हो गया ना, पहले 62.5 मिलता था, अब 50 मिल रहा है, मतलब 12.5% कम हो जा रहा है, तो ठीक है। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 5 1:1, 1 बाई कितना आ गया 8, और इसमें भी हो जाएगा 3/8 माइनस 1/4, 1/8। देखो पहले से आंसर पॉजिटिव में आया तो सैक्रिफाइस ही हो रहा है ना, क्योंकि इसका मतलब 5/8 जो डेटा लिखा हुआ है और 3/8 वो ज्यादा वैल्यू है कंपेयर टू 2/4 और 1/4, तो सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई नए पार्टनर को ले रहे हैं उसका हिस्सा दे रहे हैं तो सैक्रिफाइस तो करेंगे, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा 1/8:1/8, यानी 1:1। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट होगा, एजी को क्योंकि बेनिफिट मिलेगा, इनके बिजनेस में गुडविल है, तो एजी को बोला जाएगा कि तुम अपना हम लोग जो गुडविल वैल्यू करेंगे उसमें तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तुम अपना गुडविल कैलकुलेट करो। तो हम लोगों ने गुडविल कितना कैलकुलेट किया 5,40,000, इसमें से
एजी को पूरा गार्डन थोड़ी ना दिया जाएगा, 5,40,000 में से इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना मिलेगा, 1/4 के हिसाब से ही मिलेगा जितना वो प्रॉफिट लेने वाला है, तो कितना हो जाएगा 1,35,000। ठीक है, ये अमाउंट एजी को लाना है। ठीक है, और ये अमाउंट लाने के बाद एजी किसको देगा, दोनों को देगा। कैसे देगा, दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों अपने अंदर बांट लेंगे। ठीक है, तो सीयू और एयू तो आधा आधा, 67,500 और 67,500, इसका हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री बोला था क्या, एक बार लिख लेते हैं। हाँ, जर्नल एंट्री फॉर द सेल। CUAU डेबिट टू एजी। हाँ, CUAU डेबिट नहीं होगा, एजी डेबिट होगा। सॉरी सॉरी, एजी डेबिट। लेकिन यहाँ पर बोला है क्या कैपिटल के थ्रू से दिखाओ, नहीं बोला है। तो यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तुम लोग अभी वैसे ही लिख लो जैसे मैंने बताया है, नहीं तो जब वो बताएंगे समझ में आएगा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ जर्नल एंट्री करने बोला है, तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, ये देखो, जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ठीक है, मतलब सिर्फ गुडविल का ही जर्नल एंट्री करने बोला है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी यूज कैपिटल टू ए यूज कैपिटल। ठीक है, हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में सब जर्नल एंट्री हमें करने बोले तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि कैपिटल लाया है ना इसने, ये देखो, सारा जर्नल एंट्री बोला नहीं लेकिन हम करते हैं। हाँ, ये देखो 2 लाख कैपिटल लाया, तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू एजीज कैपिटल। ये तो नॉर्मल वही कैश टू कैपिटल वाला जो एंट्री होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है कि गुडविल का एंट्री को कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखाओ, जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बोला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था और इसमें क्या फर्क है, देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, यहां पर बोल दिया था कि, कहाँ था भाई ये वाला लाइन, मिल जाओ जल्दी से, ये रहा, एडजस्ट गुडविल इन कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ ऐसा बोला है नहीं। जब नहीं बोला है तो हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि ये गुडविल के लिए क्या लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पर, ये देखो, एजी विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर इसको लाने के लिए जो बोला हुआ है गुडविल, ये कहीं बोला है क्या, देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कुछ लैंग्वेज हमें दिया है। हाँ, ये रहा 7th पॉइंट, मिल गया। शेयर ऑफ गुडविल कैसे लाएगा, कैश में लाएगा, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट नहीं होगा, तो वो फिर से जो गुडविल का शेयर होगा वो पैसे में लेके आएगा। तो गुडविल का शेयर कितना आया, 35, तो फिर से 1,35,000 का कैश लेके आएगा। तो क्या एंट्री होगा, बैंक या कैश लिख देते, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो ला रहा है ये कैपिटल के लिए नहीं ला रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू प्रीमियम बोलते हैं इसे। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कब बोलते हैं, जब गुडविल को कैश में लाया जाता है, तो एंट्री क्या करना पड़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,35,000। और ये वाला पैसा अब ये लोग अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, कौन, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो क्या लिखोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, हाँ हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू ना एयू ना सीयू ছিল প্রথমে, टू सीयूज कैपिटल टू एयूज कैपिटल। तो कितना हो जाएगा, और 67,500। ठीक है, तो एक्चुअली एजी टोटल कितना लाया पता है, 2 लाख प्लस 1,35,000, टोटल कितना हो गया, 3,35,000। ठीक है, इतना। ऐसे भी हो सकता है, बैंक टू एजीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल ला रहा है 3,35,000, बट उसके अकाउंट में कितना दिखेगा, ओनली 2 लाख ही दिखेगा। जो 1,35,000 है वो ये दोनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर
अगर कैश में लाएगा तो एंट्री में जरूर से हमें प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना होता है, और बहुत से लोग नेट भी कर देते हैं। ये तब क्या नेट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू यूज कैपिटल टू, देखते हैं इधर क्या कर रखा है, हाँ वही कर रखा है, देखो बैंक टू यूज कैपिटल टू यूज कैपिटल डायरेक्ट करते हैं। एक्चुअली इसको ऐसे लिखना पड़ता है कि बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें और एक एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं कि बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एजिस कैपिटल, फिर एजिस कैपिटल टू ये वाला, तो ओवरऑल एजिस कैपिटल भी कट जाएगा। जैसे देखो प्रीमियम फॉर गुडविल कट गया, तभी तो ये वाला एंट्री आ रहा है ना, नेट एंट्री तो यही वाला, ये देखो ये और ये कट गया, नेट एंट्री हम लोग का यही वाला आएगा। लेकिन हमेशा याद रखो जब भी कैश में गुडविल का अमाउंट आएगा तो उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना पड़ेगा, तो फिर कैपिटल से एडजस्टमेंट होगा। जैसे इसके पहले वाला जो हुआ ओनली कैपिटल का एंट्री वैसे ये। इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ये गुडविल का तो क्वेश्चन था तो मैंने करवा दिया, ठीक है। एंट्री समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी इस पे तो डिटेल्स में करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिडन गुडविल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करें।